हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चे जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? कैसे हो मेरे खिलाड़ियों? सब बढ़िया एकदम। आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जो है आपका गॉस लॉ। अब जो गॉस लॉ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में, आपके स्कूल एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में, और साथ ही साथ नीट के बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से सॉल्व करने के लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आज हम करने क्या क्या वाले हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिकैप करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिकैप करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ का जरूरत क्या है वो वहीं से समझ में आएगा कि भाई गॉस लॉ की जरूरत क्या होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वहीं से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। डोंट वरी, अगर आपने मेरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सेशन नहीं देखा हुआ है तो हम वहां से उठाएंगे नहीं, आपको मैं रिकैप करवाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन देख जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम सीखेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट ऑफ गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट हो जाने के बाद जब समझ में आ जाए कि अच्छा भाई इसकी जरूरत ये है, ऐसे ही क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, वो समझ लेने के बाद फिर हम सीखेंगे कि आज का गॉस लॉ क्या कहता है। ठीक है, गॉस लॉ सीखेंगे, उसका प्रूफ भी करेंगे, जो इनफैक्ट उसका कोई ऐसा नॉर्मल इन जनरल प्रूफ नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी में आपकी एक थोड़ी बहुत प्रूफ दी गई है। उस एनसीईआरटी के प्रूफ को हम यहाँ पर आज करेंगे और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि भाई क्यों गॉस लॉ कैसे एप्लीकेबल है। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो हमें याद रखने हैं गॉस लॉ से लेकर, जिसको हम नाम देंगे लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ। क्या है भाई? लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अगेन आपके एग्जाम्स में आती है, आपके बोर्ड्स में। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ इस चैप्टर में एक ही और टॉपिक बच जाता है मेरे ख्याल से, जो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जो इसके बाद वाले सेशन में होगा। आज इस गॉस लॉ को पूरा कंप्लीट करने के बाद गॉस लॉ से आने वाले नीट के सारे सवाल, माइंड अप, नीट के सारे सवाल और एनसीईआरटी के सारे सवाल, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे सवाल आज हम इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज वन सिंगल सेशन दैट यू नीड टू नो फॉर गॉस लॉ। मतलब आप समझ लो कि भाई ये जो हमारा सेशन है वो 1 से 1.5 घंटे तक जा सकता है, क्योंकि आज मैं सारी चीजें गॉस लॉ की इस एक सेशन में कंप्लीट करूंगा। तो वन शॉट फॉर गॉस लॉ। आपको इसके बाहर ना सीबीएसई क्लास 12 में कुछ आएगा, इसके बाहर ना आपको नीट में कुछ आएगा। यू कैन बी बेझिझक अबाउट दिस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? चलो फिर पढ़ते हैं आज के सेशन में। आपको बस मैं एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ, वो याद दिलाने के लिए हम हमारे सेशन के वीडियो में आ जाते हैं। बेटा सबसे पहली बात, आपको हमारे हर सेशन का नोट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे रीड मोर का ऑप्शन और डिस्क्रिप्शन क्लिक करिए, वहां पर आपको हर वीडियो का हमारे सेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर लिंक है, क्लिक करिए, हर सेशन के नोट्स को ले जाइए। साथ ही साथ हमारा इस साल का पूरा प्लेलिस्ट दहाड़ का सीबीएसई क्लास 11 का नीचे है, वैसे ही क्लास 12 का भी होगा। दहाड़ का पूरा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 12 का प्लेलिस्ट होगा, उसको उठाइए, पूरा वीडियो देख डालिए अभी तक जो भी हमने किया हुआ है। साथ ही साथ जो भी आज सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं वो हमारे नीट पीवाईक्यू की किताब से है, जो सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए का है। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड AK Pro डालते हो तो 10% ऑफ में वो सिर्फ 800 रुपए में आपके साथ आ जाएगा। रिमेंबर दिस गाइस, ये नीट पीवाईक्यू की किताब सबसे बेस्ट किताब है आपके मार्केट में, क्योंकि इसमें पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड आंसर कीज। हर एक नीट का टॉपिक बाय टॉपिक बाइफरकेट करके चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है। इट्स अ फैंटास्टिक टेक्स्ट बुक, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। और उससे भी फैंटास्टिक टेक्स्ट बुक जो फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के लिए, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट आफ्टर सीइंग अ लॉट ऑफ अदर टेक्स्ट बुक्स, आफ्टर सीइंग अ लॉट ऑफ अदर गाइड्स फॉर नीट, सबसे बेहतर मुझे लगा है कि भाई फिजिक्स के लिए डीसी पांडे जी, और उसके कंपैरेबल में आपको हमारे नीट के तत्व किताब मिल जाएंगे। बायो और केमिस्ट्री के लिए तो भाई फॉर श्योर मैं आपको सजेस्ट करूंगा नीट तत्व किताब। आपको नीट तत्व किताब भी 10% ऑफ में AK Pro के लिंक पे मिल जाएंगे, तो प्लीज जाइएगा, चेकआउट करिए, यू विल बी अमेज्ड। और आज के सवालों को और टॉपिक्स को समझने का जो आपका जरिया, जिस तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, वो तत्व का उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है। मैं बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स रेफर करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो उन सबको मिला जुला कर मैं सबसे डिटेल्ड और सबसे इजी एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा काम एज ए टीचर वही है ना। तो इसमें तत्व और हमारे नीट के पीवाईक्यू किताब वेदांतु का एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहा है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इनको देख रहे हो और अभी के अभी इनको खरीद रहे हो। आपके नीट के जरिए में बहुत ज्यादा काम आएगा। प्लीज अभी के अभी जाकर ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के मुद्दे पर आते हैं। सीधा टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखने को मिला है कि भाई 60% बच्चे हमारे चैनल पे हमें सब्सक्राइब करे बिना देख रहे हैं। भाई क्या गुनाह कर लिया मैंने? सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो। 60% बच्चे
सब्सक्रिप्शन फ्री है बेटा, मैं पैसे नहीं ले रहा उसके। प्लीज कर दो, आप सपोर्ट करोगे तो भाई हमारी फैमिली बड़ी होती जाएगी ना। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को करते हैं रीकैप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या सीखा था, सिंपल से समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक 2D सरफेस से समझते हैं। हमारा जो 2D सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसमें हमने क्या सीखा था, है ना बेटा। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 2D सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई नाम के सिंबल से डिनोट करते हैं, PHIA, तो फाई बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो इंडिकेशन है हम फाई से देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, मान लीजिए आपके सामने यहां पर एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेन 2D सरफेस है, और इस स्क्वायर प्लेन 2D सरफेस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे को निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, ऐसे को निकल रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है 5 इज इक्वल टू EA cos थीटा। क्या होता है, EA cos थीटा, है ना बेटा। याद है आपको, नहीं याद है तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी 2D सरफेस या 3D सरफेस आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा तो 5 विल बी इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, क्योंकि हमने वेक्टर्स के सेशन में सीखा हुआ है जब भी cos थीटा आती है तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है। जिनको नहीं पता है प्लीज नोट डाउन करिए, ये आपका क्या है बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें मैं क्यों रिकैप कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सेशन के लिए रेलेवेंट है, इस वजह से। तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर आपका 5 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। अब यहां पर सर E कौन सा है, A कौन सा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ये आपका E वेक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रे में जा रही है। और आपका एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको एंड में रखा हुआ है। एरिया वेक्टर, जो भी आपका एरिया है उस एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो आपका सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा आपका एरिया वेक्टर होती है, इसको याद करिएगा, ठीक है। क्या होता है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या तो सरफेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। तो आपका जो एरिया वेक्टर है वो आपके सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आप देखोगे आपके E वेक्टर और A वेक्टर के बीच में जो एंगल होती है उसको हम थीटा कहते हैं। जो थीटा है यहाँ पर इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। तो ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाता है EA cos थीटा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन याद नहीं तो मैं बताता हूं आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस perpendicular to the surface is what your electric flux is। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, electric flux is the total electric field passing through a surface along the area vector of that particular surface, ठीक है, along the area vector। इसी वजह से तो E cos थीटा आया भी था। ये जो cos थीटा है यहाँ पर, ये cos थीटा जो पार्ट है वो इस E वेक्टर का पैरेलल पार्ट है। मतलब आपको पता होगा अगर मैं इस E वेक्टर को डिफरेंशिएट करूंगा, रिजॉल्व करूंगा इस वेक्टर को, तो मैं क्या मिलेगा, इस E वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा तो इस E वेक्टर का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा जो बन जाएगी मेरी E sin थीटा, और इसका एक पैरेलल कंपोनेंट बनेगा जो बन जाएगा मेरा E cos थीटा, है ना। सो इस E cos थीटा को ही हम कंसीडर करते हैं आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे। प्लीज नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं, नोट डाउन करते रहना है। अभिषेक सर ने कह दिया तो भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, 12th में, बेसिक कॉन्सेप्ट में, JEE एडवांस में, नीट में, सब में इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो सिर्फ इस पैरेलल कंपोनेंट को हम कंसीडर करते हैं, इस वजह से ये E cos थीटा यहां पर आता है, A यहां पर आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस अलोंग द एरिया वेक्टर और द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो आपका बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बेटा। बेसिक आइडिया क्लियर हो गया। अब इसी बेसिस में अगर मैं एक 3D सरफेस पे बनाऊंगा, 3D सरफेस पे बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मुझे क्या मिलेगी, ठीक है। तो ये 2D सरफेस हो गया, 3D सरफेस। 3D सरफेस में हम कैसे बनाते हैं, अगर आपको याद हो, जब भी एक 3D सरफेस होती है, मान लीजिए मैंने यहां पर एक क्यूब बना दिया, ठीक है, यहां पर अगर मैं क्यूब बना देता हूं, हमने पिछले सेशन में सीखा हुआ है फॉर अ 3D सरफेस। अच्छा, पहली बात, 2D सरफेस को अगर आपको याद हो, हम ओपन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। ये कॉमन लिंगुअल है जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में और सब जगह में। 3D सरफेस को हम कहते हैं क्लोज सरफेस, ताकि आपको चीजें याद रहें। क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। ओपन सरफेस हो गया आपका 2D जो कहीं से भी बंद नहीं है, और 3D सरफेस क्योंकि एक बंद होता है वो, उसको हम क्लोज सरफेस कहते हैं, ठीक है। क्यूब बंद हो गया ना, क्यूब एक ओपेक एक बॉक्स होगी, बंद होगी ऑब्जेक्ट, इस वजह से।
3D सरफेस में जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हो, मैंने आपको बताया हुआ पिछले क्लास में कि आपको वही एरिया वेक्टर लेना है जो आपके ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ आ रही हो, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। इस नीचे वाले सरफेस के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा आपका एरिया वेक्टर। आपके लेफ्ट हैंड साइड के लिए ऐसा आएगा एरिया वेक्टर, है ना। ऐसे ऊपर के लिए ऊपर आएगा एरिया वेक्टर, सामने के लिए ऐसे आएगा एरिया वेक्टर आपका, और पीछे वाले सरफेस के लिए ऐसे जाएगा आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हर जगह देखिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेना होता है फॉर 3D सरफेस, है ना। याद रखो, आउटवर्ड एरिया वेक्टर, ठीक है। मतलब क्या आउटवर्ड एरिया वेक्टर बोल देता हूं मैं यहां पे, ओनली अरे यार मैं अच्छे से लिख देता हूं, रुक जाओ, ठीक है। ओनली कंसिडर और ओनली टेक आउटवर्ड एरिया वेक्टर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखनी है इस मामले में, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका बेसिक। और यहां पर भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। मान लीजिए कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है ना। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है, Q प्लस Q आपका चार्ज इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इस पूरे सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मैं कैसे निकालूंगा। मान लीजिए अगर मैं इस सरफेस के लिए निकाल रहा हूं, तो इस सरफेस से, और ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखता है, रेडियली आउटवर्ड दिखता है, पता है ना आपको, याद है। प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड दिखता है, याद है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सेशन इसी के ऊपर था। और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड दिखता है ना, सबसे पहला सेशन इसी के ऊपर था। प्लेलिस्ट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन में है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, तो हम तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे ना जो आपके एरिया वेक्टर के अलॉन्ग में आ रही हो। तो ये आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इस तरफ। तो इसको मैंने मान लो मैंने बोल दिया 5, इसको मैंने सरफेस 1 बोल दिया, तो 5 1 हो जाएगा। और इसको अगर मैं 5 2 बोलूंगा तो सरफेस 2 हो जाएगा। और इस साइड को अगर मैं 5 3 बोल सकता हूँ, इस साइड को मैं 5 4 बोल सकता हूँ, इस साइड को मैं 5 5 बोल सकता हूँ, और उस पीछे वाले साइड को मैं 5 6 बोल सकता हूँ। तो सारे जगहों से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगी, है ना। E प्लस E इंटू ए, E इंटू ए, E इंटू ए, ये सेम फॉर्मूला में E इंटू ए, E इंटू ए, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा करके मेरे सारी जगह से मिल जाएगी। यहाँ पर थीटा तो जीरो है क्योंकि E और A तो एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पे जीरो है। तो आप सीधा आगे बढ़ सकते कर सकते हो, है ना। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन वही बात है कि यहां पर ये पूरा एरिया मैं ले सकता हूं, लेकिन हर सिचुएशन में मैं नहीं ले सकता। मुझे कभी कभी क्या करना होता है, अब उसमें मैं आता हूं। मुझे कभी कभी यहां पर एक छोटा सा एरिया लेना होता है DA, जिसमें से एक छोटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आती है D5 नाम की, छोटी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आती है D5 नाम की। उसके बाद फिर मुझे उसे इंटीग्रेट करना होता है ताकि मुझे उसका पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिले। हमेशा मुझे ऐसे सरफेसेस में जरूरी थोड़ी कि QB आए, कोई भी 3D सरफेस हो सकता है, जैसे कि मान लो। लेकिन यहां तक चीज समझ में आ गई। फॉर्मूला 2D सरफेस 3D सरफेस में सेम है। दोबारा रिकैप कर देता हूं। फॉर्मूला ऑफ 5 इज EA cos थीटा डॉट प्रोडक्ट E वेक्टर डॉट A वेक्टर का। 2D सरफेस को ओपन सरफेस बोलते हैं, 3D सरफेस को क्लोज सरफेस बोलते हैं। डेफिनेशन समझ लिया हमने। 3D सरफेस के लिए टेक ओनली आउटवर्ड एरिया वेक्टर, कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर मुझे गॉस लॉ की रिक्वायरमेंट क्या, अब तक चीजें सही चल रही है ना, अब मैं गॉस लॉ का रिक्वायरमेंट क्या मेरा। अब हम समझते हैं कि रिक्वायरमेंट है क्या। मान लीजिए कि भाई आपका एक बहुत ही प्यारा सा चार्ज यहां पर सेंटर पे रखा हुआ है, और ये चार्ज जो है वो एक स्फीयर के अंदर है। किसके अंदर है भाई, एक स्फीयर के अंदर है। मैंने यहां पर एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। ये इस स्फीयर के अंदर आपका चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ही आराम से यहां पर इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक प्लेन सरफेस नहीं है, ये एक सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। ये एक सर्कुलर सरफेस है, तो सर्कुलर सरफेस पे मैं कैसे निकालूंगा मेरा एरिया वेक्टर। तो मुझे एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे मैं टैंजेंट बनाऊंगा, है ना। और उस टैंजेंट में जो मेरा परपेंडिकुलर, उस टैंजेंट से जो मेरा परपेंडिकुलर है वो मेरा एरिया वेक्टर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये कर्व्ड सरफेस है, ये प्लेन सरफेस नहीं है जिसमें से मैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर बना दूं एरिया वेक्टर के लिए ना। तो ये एक कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस में मैंने क्या किया, कर्व्ड सरफेस में मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, उस पॉइंट पे मैंने एक टैंजेंट मारा, उस टैंजेंट से परपेंडिकुलर मैंने निकाला एरिया वेक्टर मेरा, ठीक है। अब इस एरिया, तो ये आप देख सकते हो एक बहुत छोटा सा एरिया निकाला मैंने ना, एक छोटा सा पॉइंट से निकाला हुआ है। तो ये जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्चुअली नॉर्मल एरिया वेक्टर नहीं, ये DA वेक्टर होगा, छोटा सा एरिया होगा, ये DA होगा, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एरिया होगा, DA होगा ये, ठीक है। बहुत छोटा एरिया है ना। उसके बाद
इसमें इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी इस प्लस क्यू की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है प्लस क्यू की वजह से, मान लीजिए कि भाई वो ऐसे ही जा रही है ई वेक्टर, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जा रही है ई वेक्टर इस प्लस क्यू की वजह से। अगर मुझे यहां पर निकालना है हमारे प्यार से स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के बाहर जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है इस क्यू की वजह से निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस स्मॉल एरिया इज d5 इज इक्वल टू ई डी ए, ये है फॉर्मूला। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ये बेटा क्लोज सरफेस है तो आप इंटीग्रेशन पे हमेशा ये सिंबल डालोगे, तो इसका मतलब होता है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस हो रही है यहां पर, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब ये होता है, जब भी आपको ये सिंबल दिखे प्लीज नोट डाउन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस सिंबल, क्लोज्ड सरफेस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है, सिंबल है ये, इसको ना समझिए क्योंकि ये 3D सरफेस है, तो 3D सरफेस में जब हम क्लोज सरफेस है उसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम सीधा ये सिंबल डाल देंगे, तो आप समझ जाओगे अच्छा ठीक है सर, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ d5 होगी, और यहां पर e तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि e तो कांस्टेंट है ना, सब जगह से सेम e निकलेगी, है ना, और dA इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है, बराबर। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो d5 को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, उसके बाद e मिलेगी, और फिर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ dA करना पड़ेगा, ठीक है, एरिया जितनी भी है मेरे को उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जाकर इस पूरे सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा उसके बाद, है ना। तो यहां पर ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर जो प्रोसेस है लॉन्ग है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और इस लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट बनाने का काम करता है गॉस लॉ, ठीक है, शॉर्टकट तरीका है इस लंबे प्रोसेस को बनाने का, जो काम करता है आपका गॉस लॉ। सर शॉर्टकट कैसे बना देता है ये, मैं आपको गॉस लॉ का स्टेटमेंट बताता हूं, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, आपको पता है स्टेटमेंट्स होते हैं, वैसे गॉस लॉ भी एक स्टेटमेंट है। वो गॉस लॉ का मैं स्टेटमेंट बताता हूं, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा, अच्छा बस इतना ही। तो चलिए समझते हैं कि आपका गॉस लॉ होता क्या है ना। गॉस लॉ का डेफिनेशन लिखने के लिए रेडी हो जाओ गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन करिए, ठीक है। तो सबका ध्यान यहां पर जो मैं लिख रहा हूं इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ कहता है, और ये स्टेटमेंट आपके 12th बोर्ड में आएगा, आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में आएगा, द नेट electric flux, the net electric flux which is 5 net, the net electric flux through a closed surface, through a closed surface, closed surface माने 3D surface, is 1 by epsilon naught, 1 by epsilon naught। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक हमने सीखा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ से। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है ना, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 8.854 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, 8.854 इंटू 10 टू दी माइनस 12, और इसकी यूनिट क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद हो तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर था, तो ये न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, पर कूलम हो गया, उसका उल्टा हो जाएगा, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज बेसिकली अगर मैं रखूं यहां पर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा आपका फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी का 8.84। ये कहां से निकाला मैंने भाई, मुझे पता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है कूलम्स लॉ से। तो यहाँ पर ये जो मेरा ये कॉन्सेप्ट है इसको मैं यहाँ ले आ जाता हूँ, तो मान लो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 मेरा कूलम्स लॉ बन गया, विच इज इक्वल टू के, है ना, विच इज इक्वल टू के।
अब ये k क्या है, k ही मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इसमें मुझे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट अगर मैं RHS को रिवर्स कर देता तो इसको भी रिवर्स कर दूंगा, है ना। तो ये मेरा बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू, उसको रिवर्स कर दिया, सो Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 इंटू Q2 कूलम स्क्वायर बन गया, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका ऐसा यूनिट बन जाता है आपके फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट बन जाता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका गॉस लॉ ये कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई नेट थ्रू अ क्लोज सरफेस 3D सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। बस इतना ही है सर। नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस मतलब, हाँ मतलब मैं समझा देता हूं। यहां पर नेट चार्ज मतलब मान लो भाई आपके क्या कहते हैं सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर Q नाम का चार्ज है। अगर सरफेस के अंदर Q नाम का चार्ज है, सो योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी, खत्म, द नेट चार्ज इन दी सरफेस, इन दी सरफेस, इनसाइड दी सरफेस, सॉरी इनसाइड दी सरफेस। तो ये आपका हो गया गॉस लॉ बेटा, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। ठीक है, अगर मुझे इसे एक फॉर्मूला के बेसिस में लिखना है तो 5 नेट इज इक्वल टू योर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इट, दैट इज इट। ना कोई फॉर्मूला है जहां पर मेरे को इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, ना कोई इश्यू है। आप मुझे बता दो कि भाई एक सरफेस के अंदर 10 कूलम का चार्ज है, मैं बस 10 को 8.85 × 10⁻12 से आप दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। द ओनली थिंग आई रिक्वायर टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कि भाई उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बस ये बता दो मेरे को, बात खत्म। दैट इज इट गाइस, दैट इज व्हाट गॉस लॉ इज। तो आपको इन सारे परेशानियों से गुजरने की जरूरत नहीं है, ये सारे लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है भाई। एक कोई भी सरफेस हो, उस सरफेस के अंदर से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे वो सरफेस आपका स्फीयर हो, कोन हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या है, Q इज द नेट चार्ज। ये भी मैं क्लियरली लिख देता हूं क्योंकि आप सब इसका नोट बनाने वाले हो ना, तो मैं एकदम क्लियरली लिख देता हूं। इट इज द Q इज द Q नेट चार्ज। डन गाइस, नोट कर लिया, प्लीज नोट डाउन कर लो। मैंने आपको सारी वैल्यूज भी दे दी, उसकी यूनिट भी बराबर दे दी है, क्योंकि यूनिट मैं बार बार याद करके इसलिए लिखवा रहा हूं, आपको खुद याद करके लिखवा रहा हूं क्योंकि इन सारी यूनिट्स को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू दोबारा याद करवा के इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि भाई ये सारे चीजों के ऊपर डायमेंशनल एनालिसिस होती है आपके नीट के एग्जामिनेशन में, बहुत सवाल आता है, स्पेशली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट, और बाद में जाके मेरे ख्याल से म्यू नॉट भी आएगा, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी आएगा। ये तो परमिटिविटी है, फिर परमेबिलिटी भी आएगा, उसका भी डायमेंशनल एनालिसिस के बेस में यूनिट पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया? अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो इसका एक छोटा सा प्रूफ है कि सर कैसे फाइनेट Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, कैसे हो जाता है, समझते हैं एक बार। तो इसके लिए ये जो हमने स्फीयर लिया था, इसी लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट बना सकते हैं क्या? देखते हैं, इसी लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी में से प्रूफ निकालते हैं। तो मान लीजिए यहां पर ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, इसी को मैं थोड़ा उठा लेता हूं, इसको मैं कॉपी कर देता हूं और सीधा आजा मुन्ना, इसको मैं यहां डाल देता हूं। चलो आ जाओ, अरे 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 आ जाओ। ठीक है, चलो इसी भी करते हैं, इसमें अभी मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ, सारी चीजों को मिटा देता हूं, ये डायग्राम सेम रहेगा। ठीक है, इसी लंबे चीज को हम छोटा बनाने की कोशिश करेंगे भी। चलो आ जाओ भाई साहब, कैसे करते हैं इसको? बहुत सिंपल है बेटा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, आप ऐसे कर लोगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है भाई? हमने यहाँ पर देखा कि भाई ई वेक्टर उस डायरेक्शन जा रहा है, डी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, बराबर है, परफेक्ट है, ऑसम है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर डी फाई निकालना है, तो मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्लोज सरफेस का डी फाई, तो मुझे मिल जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्योंकि ई कांस्टेंट है, मैंने डी ए के बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? 5 आपका होता है इंटीग्रेशन, तो ये मुझे मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है ना? ई की वैल्यू आप जानते हो, व्हाट इज ई? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज नोट डाउन करिए, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा,
चलो तो यहाँ पर क्या डालूंगा मैं 1/4πε0 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर डाल दिया मैंने, ठीक है। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आपका ए बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होती है, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बन जाता है, ठीक है। यहां पर फिर फाई नेट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा बेटा, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर जो ये स्पीयर है, स्पीयर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्पीयर इज 4πr²। याद है आप लोग को, एरिया ऑफ अ स्पीयर क्या बनती है, 4πr²। ये होता है आपका एरिया ऑफ द स्पीयर, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो आराम से आर स्क्वायर कट जाएगा, है ना, आर स्क्वायर कट जाएगा, 4π भी कट जाएगा। क्या बच जाता है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका बच जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही बच जाता है। बेसिक, वेरी बेसिक प्रूफ जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। समझ में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस लॉ, इजी एकदम। तो अब तक आप इस सेशन से क्या टेक अवे कर रहे हो, आप ये सेशन से ये टेक अवे कर रहे हो कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला है, E cos थीटा। सब जगह ये इंटीग्रेट करके एरिया निकालने में डिफिकल्टी होगी, क्यों, स्पीयर में इतना इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी हो जाती है, तो भाई बड़े बड़े और कुछ सरफेस है तो क्या करेंगे, प्लेन सरफेस हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, फिर भी थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बट ठीक है, फिर भी हम संभाल सकते हैं। तो इसी वजह से हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। गॉस लॉ कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, फाई नेट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी फॉर्मूला के बेसिस में अब आज हम सारा सवाल करेंगे। कुछ वियर्ड और डिफरेंट सवाल भी है जो मैं आज करवाऊंगा आपको, बट एज ऑफ नाउ ये सवाल है, ठीक है बेटा, कर दिया, नोट डाउन कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बिफोर वी डू दिस टाइप ऑफ नीट PYQs, मैं आप लोगों को कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, और जो आपको थ्रू आउट दी नीट प्रिपरेशन, थ्रू आउट दी क्लास 12 आपको छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो ये दिस इज रिलेटेड टू गॉस लॉ, और जैसे मैंने कहा था इसका नाम क्या रखा था हमने, लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ मैंने नाम रखा था, अगर आपको याद हो तो प्लीज नोट डाउन करिए, लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब लिमिटेशन क्या है, गॉस लॉ का एक लौता लिमिटेशन ये है कि गॉस लॉ सब जगह एप्लीकेबल है, ठीक है, सब जगह एप्लीकेबल है, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो आप, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं होती, कहीं पे भी अप्लाई कर दीजिए, लेकिन वो सब जगह यूज नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर सिंपल से एग्जांपल में यहां पर चार्ज इस स्पीयर के अंदर है, ठीक है, स्पीयर के अंदर है, और इस स्पीयर के एरिया के थ्रू हम निकाल रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसलिए ये जो सरफेस, ये स्पीयर, ये क्लोज सरफेस बना हुआ है, इसका नाम हम रख देते हैं गॉसियन सरफेस। क्या रख देते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड आप जो एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हो जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाओ, उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ये चार्ज है और इस स्पीयर के अक्रॉस हमें इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो ये स्पीयर मेरे लिए गॉसियन सरफेस बन जाती है, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए कर रहा हूं गॉस लॉ का इस्तेमाल करके, इसलिए गॉसियन सरफेस में इसका नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये जो चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, अंदर नहीं, बाहर, यहां पर कहीं, यहां पर कहीं आपका चार्ज, तो क्या आप गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गॉस लॉ स्टेट्स दैट the net electric flux through a surface is 1/ε0 times the net charge enclosed in the surface, inside the surface। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका चार्ज बाहर है गॉसियन सरफेस के, कैसे अप्लाई कर सकते, गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। तो आपका जो पहला लिमिटेशन है बेटा वही हो जाता है, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट, पहला लिमिटेशन प्लीज सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, द चार्ज must be inside the closed surface, ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा, फिर आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, सर
ना अंदर ना बाहर। मान लो अगर गॉसियन सरफेस चार्ज के थ्रू पास होती है तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस मामले में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस मामले में भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई वही वही दिक्कत होगी ना यार कि चार्ज के थ्रू पास हो रहा है, चार्ज के थ्रू पास हो रहा है। सो द डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट अंडरस्टूड टिल येट बाय साइंटिस्ट और बाय एक्सपेरिमेंट्स, कि जब गॉसियन सरफेस चार्ज के थ्रू ही पास होता है, वो टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, वो टाइप ऑफ रीडिंग, वो टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने अभी तक डेवलप ही नहीं की। अब एनसीईआरटी में देखना वही एग्जैक्टली सेम लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर बात मुद्दा यहीं पर आ जाता है कि द गॉसियन सरफेस, जो भी आप सरफेस बनाओगे आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए, मस्ट नॉट पास थ्रू द चार्ज। ठीक है, अब एक और तीसरा, या देखो यहां पर आपने देखा होगा चार्ज को हमने इस स्फीयर के सेंटर में रखा हुआ है। तो सेंटर में रखने से क्या होता है, हमें एक अंदर से फीलिंग आती है तो चलो फिर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम जाएगी, है ना, तो वो सिमेट्री मेंटेन होती है। सरफेस की सिमेट्री भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री भी। मान लीजिए अगर आपका यहां पर एक चार्ज ऐसे होता तो आप कहते यार यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ऐसे कहते आप, है ना। अगर सेंटर में रख दे तो एक तो भाई सरफेस की सिमेट्री होगी बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री भी बराबर सब जगह इक्विवेलेंट जाती है। आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी हो सकता है। क्यों हो सकता है सर, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द एंड ऑफ द डे क्या है, ई ए है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्चुअल फॉर्मूला तो ई इंटू ए है। तो जो सरफेस के पास आपका चार्ज रखा हुआ है, जो सरफेस पास में, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पर डिफरेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर डिफरेंट होगी, तो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, है कि नहीं। तो दैट इज वाई वी, तो इसी वजह से वहां पर देखो गॉस लॉ एप्लीकेबल है, वहां पर गॉस लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी है ही नहीं, है ना। तो यहां पर इसी वजह से आपका गॉसियन सरफेस का सिमेट्री होना चाहिए। गॉसियन सरफेस सबसे बेसिक तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी में आप देखो थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, मैं यहां पर आपको बेसिक लैंग्वेज में लिखा रहा हूं। गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, always considered symmetrical, और वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉसियन सरफेस, is considered symmetrical। ठीक है, ये भी सिमेट्रिकल ही कंसिडर होता है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को कि ये दोनों पॉइंट्स मैंने क्यों लिखे, ताकि हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाए, बराबर। चलो अब मान लेते हैं कि भाई सर आपने अभी तक एक ही चार्ज के बारे में बताया, अगर दो चार्ज हो तो फिर क्या, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने यहां पर ये सेम स्फीयर बनाया और यहां पर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोबारा फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, द नेट चार्ज। और इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज है आपका 1/ε0 Q1 प्लस Q2, यही हुआ ना नेट चार्ज। बस भाई सिंपल, दैट इज इट। तो आपको करना क्या होगा, आपको Q1 और Q2 को ऐड कर देना होगा, है ना, आपको Q1 और Q2 को ऐड करता होगा, दैट्स ऑल। सो इफ देर आर मल्टीपल चार्जेस inside the surface, जैसे ये सरफेस मैंने बना दिया, Q1 Q2 है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q1 प्लस Q2 अपॉन ε0, दैट्स इट।
बराबर है, सुपर है, ठीक है। अब मान लो यही मैं सिस्टम यहां पर बना रहा हूं, Q1 Q2 है और बाहर भी एक चार्ज है Q3, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर Q3 की वजह से होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस बोला गया, थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस में ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट ओनली कंसिडर्स द चार्जेस इनसाइड द सरफेस, कंसिडर चार्जेस इनसाइड द सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके बाद जो हम लिखेंगे दैट इज E इंटू ए, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, मान लो अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की भी होगी, Q2 की होगी, Q3 की भी होगी ना, है कि नहीं? लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस सिर्फ Q1 Q2 की होगी। बात समझ रहे हो ना? ये आपका सरफेस है, सरफेस के अंदर Q1 Q2 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस जो बाहर आ रही है वो सिर्फ Q1 Q2 की होगी। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ले रहे हैं ना, आउटवर्ड ले रहे हैं, तो आउटवर्ड सिर्फ और सिर्फ Q1 Q2 की होगी। लेकिन आपका जो Q3 है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे, वो Q3 की वजह से भी होगी। तो जब आप EA लिखते हो, EA cos थीटा लिखते हो आप, तो यहां पर जो ये E है, इट इन्वॉल्व्स ऑल द चार्जेस, वेदर इनसाइड और आउटसाइड फर्क नहीं पड़ता। सो E has electric field for inside and outside, both charges are considered. प्लीज नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो शायद आप भूल जाओगे तो शायद दिक्कत दे सकती है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझना इस बात को जरूरी है, ठीक है बेटा? नोट डाउन कर लिया? तो यही आपका बन जाता है यहां पर छठवां पॉइंट, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली enclosed charges, only enclosed charges, whereas electric field inside plus outside charges। कर दिया सबने नोट डाउन? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा? मजा आ रहा है अब तक चीजें समझने में, चीजें ये सारी चीजें लिखने में मजा आ रहा है? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है यार। लेट मी टेल यू, आई एम एंजॉयिंग इट इमेंसली एंजॉयिंग इट। अब यहां पर मेरे जो सातवां पॉइंट है वो और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे ये सवाल पूछना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए कि भाई ये आपका सरफेस है और ये आपका Q1 है पॉजिटिव और ये आपका Q2 है नेगेटिव। यहां पर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यहां पर तो दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, यहां पर भी सारे पॉजिटिव चार्ज थे, यहां पर Q1 है और ये Q2 है, तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर क्या होगा चार्ज, यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये क्या Q1 और Q2 क्या है? ये तो डाइपोल है, डाइपोल है नहीं? डाइपोल मतलब Q1 Q2 इक्वल एंड इक्वल चार्ज, इक्वल चार्जेस विथ इक्वल मैग्नीट्यूड विथ ऑपोजिट डायरेक्शंस, डाइपोल आपका हो गया। तो ये इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। क्यों? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है? फॉर्मूला क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है? प्लस Q1 माइनस Q2, प्लस Q1 माइनस Q2, जीरो हो गया। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। तो जब भी आपके सरफेस के अंदर इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, यानी कि अगर आपका सरफेस के अंदर न्यूट्रल चार्ज है, तो आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगी। ठीक है, कर दिया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू न्यूट्रल चार्जेस इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, है ना? जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो अब आखिरी चीज, जो लास्ट चीज है मेरे ख्याल से, जैसे हम जानते हैं कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है भाई? ये है ना, ई ए कॉस थीटा है ना, ई ए कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा हम कहां कहां पे लगा सकते हैं? जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो,
सबसे आसान होता है हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लगाना, है ना। तो और हर जगह थीटा या 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, फर्क सेम समझ में आता है। यानी कि अगर यहां पर 30 डिग्री, यहां पर 45, यहां पे 60, यहां पे 90, तो फिर हमारी वाट लग जाएगी, पूरी वाट लग जाएगी हमारी, है ना। सो थीटा मस्ट बी सेम एट ऑल दी पॉइंट्स, ठीक है। थीटा मस्ट बी सेम एट ऑल दी पॉइंट्स, यानी कि द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट ऑल दी पॉइंट्स। और उसमें भी अगर आपकी 0 डिग्री हो और 90 डिग्री हो तो सही है। तो ये थे आपके बेटा 9 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट डाउन करने हैं। और मेरे ख्याल से लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ आपको शायद आएगा भी इन जनरल, मतलब इसके ऊपर आपको सवाल आ सकते हैं ना। सवाल कैसे कि भाई यानी कि यार द गॉसियन सरफेस इज पासिंग थ्रू अ चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस? नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू अ चार्ज, है ना। ऐसे सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको नीट का पीवाईक्यू दिखाऊं, नीट 2023 का पीवाईक्यू, पिछले साल का पीवाईक्यू है गाइस, क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान से पढ़िए। सवाल है इफ क्लोज इंटीग्रेशन, यानी कि क्लोज सरफेस है, eds इज इक्वल टू 0, यानी कि eds क्या होता है, मतलब d है ना, e वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर da वेक्टर इज इक्वल टू 0 बोला हुआ है। अगर eda वेक्टर 0 है यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा तो फिर यहां पर फाई 0 कैसे होगा? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग ऑप्शन। दूसरा, ऑल दी चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस। अगर चार्ज इन सरफेस के इनसाइड होता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ना, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यों नहीं? तो ये भी नहीं है भाई। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस नेसेसरली यूनिफॉर्म, नहीं ब्रो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यूनिफॉर्म आएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन 0 कैसे होगा? तो ये ऑप्शन भी नहीं है। The number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving it, यानी कि नेट, वही मैं कह रहा हूं ना, इसके अंदर क्या हो गया, न्यूट्रल चार्ज सिनेरियो हो गया, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, जितनी चार्ज जितने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को आ रही है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे 0 हो गया। अगर मान लो एक क्यूब है और उस क्यूब में हम बोले कि भाई यहां से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, कितना भाई 20 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, 20 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और यहां से अगेन 20 न्यूटन पर कूलम की निकल रही है, मतलब अंदर जा रही है। तो आप क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है इसमें, 20 जा रही है, 20 अंदर आ रही है, तो खत्म, 0 हो गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको आ जाते हैं हर एक पॉइंट पे, और स्पेशली सीबीएसई की बात कर रहा हूं मैं, हर एक पॉइंट पे आपको घुमा फिरा के 1 मार्क के सवाल दिए जा सकते हैं। तो इसी के साथ बेटा आज की गॉस लॉ की जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। अभी हम घमासान क्वेश्चंस करने वाले हैं एनसीईआरटी के, जो अभी आपको एक एक करके मेरे साथ करने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहले एनसीईआरटी का सवाल, ये तो हमने कर दिया ना, मस्ट डू नीट पीवाईक्यूज, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी का सवाल शुरू करते हैं। 1.18 का सवाल है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, नन्ना सा मुन्ना सा, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, ठीक है। एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, यानी कि एक क्यूब है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, बहुत सिंपल है बेटा, तो इसको खुद करने की कोशिश करो, बट ठीक है, ओके। एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर में आप देखोगे तो एक पॉइंट चार्ज बोला जा रहा है, क्यू रखा हुआ है, और क्यू की जो वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोकूलम। ये जो सिंबल होता है ना म्यू, उसका मतलब होता है माइक्रो। तो माइक्रो यानी कि Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -6 होता है। जैसे मिली होती है 10 पावर -3, वैसे ही आपका होता है माइक्रो 10 पावर -6। तो 2 इंटू 10 पावर -6 कूलम आपको दिया हुआ है। इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, है ना। तो आपका जो एज है, यानी कि भाई एक सेकेंड, क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो उसमें आपको कितना बड़ा क्यूब है ये सब जानने की तो जरूरत है ही नहीं आपको। सिंपल भाषा में आप जाओगे फाई निकालोगे, है ना। हमारा जो गॉस लॉ क्या कहता है, दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस और पासिंग थ्रू द 3D surface is directly equal to the net electric charge inside or enclosed by the surface divided by the permittivity of free space, that is epsilon naught। बस आपको ये करना है। तो आपने Q net कितनी बोली गई है, 2 इंटू 10 पर 6 आपके
सरफेस के अंदर जो चार्जेस है उसी को काउंट करना है, मैंने बताया था आपको। डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.854 इंटू 10⁻12 है कि नहीं। तो अगर मैं ये पहले पावर्स को कर देता तो मेरे सामने आती है 2 इंटू 10⁻12, ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 बन जाएगा, तो कटने के बाद वो 10⁻6 बन जाएगी, है ना। 10 पर मतलब 10⁻6 10⁻2 कटेगा तो -6 बचेगा, -6 ऊपर जाएगा तो +6 बच जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास है 8.854, ठीक है। तो ये डेसिमल्स भी अगर मैं ऊपर दे दूं तो मेरे सामने बन जाता है 2000 डिवाइडेड बाई 8854 इंटू 10⁻6, मेरे सामने वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 8.854 को जो 3 जीरोस थे वो मैंने ऊपर दे दिए तो भाई वो प्लस हो गए। जैसे अगर मैं इसको 8854 लिखूंगा तो क्या बनेगा, 8854 इंटू 10⁻³ बनेगा, -3 ऊपर जाएगा तो +3 बनेगा, वो +3 मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 बन गया, ठीक है। तो आप सीधा कर सकते हो, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पावर और ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से सीधा कर सकते हो, तो कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। मैं डेसिमल से ऊपर सीधा दे दिया, भाई ले लो पूरा जीरो ले लो, तो 2000 डिवाइड 854 हो गया। अब मेरे लिए इसको डिवाइड करना बहुत इजी बन जाता है ना। तो 2000 है डिवाइडेड बाई 8854 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट डालता हूँ तो 20000 बनती है, और 88854 मेरे ख्याल से 2 बार तो जाएगा 20000 के लिए, तो अगर मैं 2 यहाँ पर लिख देता हूँ 4 2 8 हो जाता है, 5 2 10 हो जाता है, 8 2 16 तो एक कैरी 17, 8 2 16 एक और कैरी तो 17, आप देखो 17708 हो गया। तो 10 - 8 होगा तो 2 होगा, 9 - 0 तो 9 होगा, 9 - 7 तो 2 होगा, 9 - 7 अगेन 2 होगा, 2 2 9 2 हो गया। अब आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर एक और जीरो डालता हूँ तो 22,920 में भी दोबारा 8.854 मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 2 गुना बाहर ही जाएगा, अगेन 17,708 वहां के रुक जाएगी, है ना। तो 0.22 हो गया। फिर मैं इसको सबट्रैक्ट करता हूँ क्योंकि हमको तो एक डेसिमल तो चाहिए होगी, एक और डेसिमल निकाल देते हैं बेटर होगा। तो 10 - 8 हमारा हो जाता है 2, 1 - 1 ये 0, 9 - 7 आपका हो जाता है 2, और अगेन यहाँ पर 12 - 7 आपका हो जाता है 5, और ये बच गया, तो 5212 हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे 0 डाल दी तो 8854 कितने बार जाएगा, मेरे ख्याल से 8000। अगर आप देखते हो इन जनरल 8000 आपका 5 गुना होता है 40 और 6 गुना होता है 48, तो मेरे ख्याल से 6 टाइम जाएगी मैक्स टू मैक्स, तो उसके ऊपर तो नहीं जा सकते, 6 गुना भी नहीं जानी चाहिए, 5 में आके रुक जानी चाहिए। तो 0.225 मेरे ख्याल से 2.25 में हम रोक देंगे यहाँ पर, बट ठीक है, यू एनीवेज गेट द आइडिया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू, मेरा वैल्यू हो जाएगा 0.26, तो 0.226 या 5 जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, मैं 5 ले लेता हूँ, इंटू 10/6 है इक्वल टू, और अगर मैंने यहाँ पर एक डेसिमल आगे कर दिया, अगर मैंने प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में लिखा तो आएगा 2.25 इंटू 10⁻5, मैंने एक जीरो यहाँ से ले लिया, और ये क्या निकाला हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा भाई, क्या होगी फॉर्मूला, न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द एरिया मीटर स्क्वायर होता है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम होता है। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपकी वैल्यू बन जाती है, ठीक है बेटा, परफेक्ट है। ओके ग्रेट। तो देखो मुझसे ना कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, बहुत सारे मेरे सेशंस में हुई है कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बराबर होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो माफ कर देना गाइस, ठीक है, क्योंकि हम तो जल्दबाजी में करते हैं ना, यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे आपके लिए, तो हो सकती है कि मैंने डेसिमल यहाँ ले लिया, पावर गलत ले लिया, तो हो सकता है, बट आपका सही जवाब आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, बस दैट्स ऑल इट, ठीक है। तो सबसे इजी सवाल था ये, कर लिया हमने एनसीईआरटी का बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये क्या पूछ रहा है देखते हैं, ठीक है। ये 1.19 है एनसीईआरटी का। So a point charge causes an electric flux of -1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आपको इस बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दे दी गई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको हम इतना क्यों 1 करके लिख रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10⁻³ आएगा, सीधा इसे -10⁻³ लिखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जरूरत ही नहीं 1 लिखने की, 1 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ओनली, ठीक है। चीजों को और सिंपल बनाते हैं। To pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge, ठीक है। तो एक Gaussian surface है, एक Gaussian surface है यहाँ पर, उसके सेंटर में ये वाला चार्ज रखा हुआ है, और इस Gaussian surface के बाहर इतनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही है, ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही है, ओके। If the radius of the Gaussian surface were doubled, ठीक है, क्या पूछा रहा है भाई, if the radius of the Gaussian surface were doubled, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका रेडियस है r, अगर मैं इस रेडियस को डबल कर देता हूं, अगर मेरा ये Gaussian सरफेस का रेडियस, अब आप देखोगे 2r हो गया है,
ठीक है, अगर आप देखोगे तो 2r हो गया है। हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस? बहुत ही बेहतरीन सवाल, क्योंकि इससे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाहर आता है, और वो है क्या? हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ क्या कहता है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total net charge enclosed in that surface, है ना? क्या यहां पर कहीं पे भी आपका सरफेस कितना बड़ा है, उसके रेडियस कितनी है, उसका एरिया कितना है, ये कोई भी बात हो रही है यहां पर? नहीं हो रही है ना? तो बेटा ये पॉइंट आप अभी के अभी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये सवाल आपके सामने निकाल कर दे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम बोल रहा हूं, टाइम भी इंपॉर्टेंट है बट ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई? नंबर वन, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके ऑब्जेक्ट के रेडियस पे डिपेंड करता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस, डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। अब रेडियस हो, डायमेंशन हो, एक ही बात है ना? इसको आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ठीक है, मान लो कि भाई इससे मान लो अगर 10^3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है, 10^3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो इसके बाहर भी तो 10^3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बाहर आएगा ना। यहां से इस गोले से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है? 10^3 बोल रहे हैं, तो इस बड़े गोले में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा? 10^3 आएगा, थोड़ी ना बढ़ जाएगा वो। मैं यहां पर जितने आवाज से आपसे बात करूंगा उतनी आवाज आपके तक पहुंचेगी, थोड़ी ना ज्यादा पहुंचेगी। सूरज की किरणें जितने दुनिया के अंदर पहुंचती है उतनी हम तक पहुंचती, थोड़ी ना ज्यादा हो जाती है। यहां से मैंने टॉर्च जला दी, तो टॉर्च जलाऊंगा तो भाई टॉर्च की लाइट जितनी निकली है उतनी तो फैलेगी ना, थोड़ी ना उससे ज्यादा फैलेगी या थोड़ी से कम फैलेगी। बात समझ में आ रही है ना? चलो, तो ये आइडिया समझ में आ गया आपको? चलो परफेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख भी दिया, इसको नोट डाउन जरूर करना। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? तो ये हो गया आपका ए। अब बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है What is the value of the point charge? अब आपको पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालनी है। वो आसान है। वो कैसे आसान है सर? यार सब तो दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालना है। तो Q net is equal to इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट into एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला गया 10^3 है माइनस, है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है -10^3 है, इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है आपको पता है वैल्यू 8.854 इंटू 10^-12 है ना? तो 10^3 वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 10^-9 हो जाएगा। So -8.854 into 10^-9 कूलम is your answer। बराबर? गुड? फीलिंग फेमिलराइज हो रहे हो, एक्सपोज हो रहे हो इन सारे सवालों से? ठीक है, समझ में आ रहा है सवाल? नहीं आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना? लेकिन है तो ये बहुत इजी, समझ रहे हो? अब डायरेक्ट सवाल है, यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये 1.16 है आपका। तो एनसीईआरटी भी बहुत अजीब है यार, स्टार्टिंग के सवाल डिफिकल्ट और बाद में आते वाले सवाल इजी। जैसे इसके पहले वाला जो सवाल था हमारा वो 1.19 था, उसके पहले का 1.18। ये दोनों सवाल ज्यादा इजी हैं आपके 1.16 से। ये कैसे होता है यार? कोई तो प्रोसेस रखो, मतलब शुरुआत इजी से करो फिर एडवांस तक ले जाओ। पहले एडवांस करा तो फिर इजी करा तो कैसे समझ में आएगा, है ना? लेकिन इसलिए मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया कि भाई ये पहली बार में उन सवालों को करने से पहले ये करोगे ना तो फिर अचानक से लगेगा ये क्या तो टफ सवाल आता है। नहीं, बहुत ईजी, ये भी एक्चुअली ईजी है, इसको ध्यान से करते हैं, ठीक है? Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10^3 Newton meter square per coulomb। देखो बोला तो गया वो ब्लैक है, लेकिन मैं बनाऊंगा व्हाइट, ठीक है? बोला है कि व्हाइट है, बनाना तो मेरे को व्हाइट ही पड़ेगा ना, क्योंकि ब्लैक तो आपका बैकग्राउंड हो गया। तो ये व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का बॉक्स है, इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आ रही है भाई? इसमें से हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बताया जा रहा है कि आ रही है 8 into 10^3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस 8 into 10^3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है? अब आगे देखते हैं, पहला ही पार्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? भाई बॉक्स के अंदर आपकी चार्ज कितनी है बता दो। अगेन बहुत सिंपल सवाल, ये तो हम कर लेंगे आराम से, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू आपका प्यारा सा एप्सिलॉन नॉट। सो Q विल बी इक्वल टू फाई, कितनी है आपकी? फाई आपकी है 8 into 10^3 बराबर है, ठीक है, इंटू और ये क्या वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की 8.854 into 10^-12। तो कायदे से पहले तो मैं भाई 10^-12 10^3 को सॉल्व करके 10^-9 लिख दूंगा। पिछले वाले मैंने -9 लिखा था ना, +9 तो नहीं लिखा था, -9 लिखा था, ठीक है? मैं गलती हो सकती है ना भाई, इसलिए अब 8 into 8.54 करना है, ठीक कर लेते हैं भाई।
8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 5 जा 40, 43, 4 कैरी, 8 8 जा 64, 68, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 6 70। तो ये हो गया कितने कितने जीरो से भाई, 3 जीरो है, तो 1 2 3 मैंने लगा दिया। 70.832 इंटू 10 पर -9, एक और जीरो से दे देते हैं तो बन जाता है 7.0832 इंटू 10 पावर -8। ठीक है, 10 पावर -8 कूलम। ये आपका जवाब हो जाना चाहिए। अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो सॉरी, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये सही है। 77.0832 इंटू 10 पर -8 कूलम्स बराबर गाइस। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कहते हैं? सेकंड पार्ट है हाँ, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0। ध्यान सुनो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अगला आ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई आपसे? अगर इस बॉक्स से जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकल रही है, अगर इसमें से जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकल रही है यानी कि फाई नेट जो निकल रही है, अगर वो 0 हो जाता है, सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, अगर वो 0 हो जाता है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेयर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? क्या उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है? वाई और वाई नॉट? क्या आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर भाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बॉक्स के बाहर जो आ रही है, अगर वो 0 हो जाती है तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? क्या आप कंक्लूड कर सकते हो? हाँ सर, ऑफ कोर्स ही बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है तो चार्ज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। जवाब उसका है यस नहीं, नो। हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, नो, वी कैन नॉट कंक्लूड इट। व्हाई कांट वी कंक्लूड इट? क्योंकि हाँ, एक रीजन हो सकता है कि आपका Q कैन बी इक्वल टू 0, आपके उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। परफेक्ट, बिल्कुल है। एक और रीजन हो सकता है ना, क्या रीजन है? मैंने क्या बताया था आपको यहां पर, याद है आपको? मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, कहां गई भाई प्रॉपर्टीज? मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी तो मैंने क्या बोला था कि हमारा क्या है, हाँ आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू न्यूट्रल चार्जेस इक्वल टू 0। मैंने बताया था ना आपको, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि अगर आपके गॉसियन सरफेस के अंदर या किसी भी सरफेस के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो फिर आपका गॉसियन सरफेस न्यूट्रल बन जाता है, वहां से भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, है ना? जैसे डाइपोल के केस में होता है, एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है, तो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो फिर आपका फिर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी चीज, कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगा। मैंने बताया था, यही बात तो हमें याद रखनी है, यही बात हमें समझनी है। तो यहां पर इसका जवाब क्या होगा? नहीं, हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि Q इक्वल टू 0 है तो इसलिए आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। एक और रीजन हो सकता है और वो है कि नेट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। या तो एक चार्ज भी नहीं है, या तो चार्जेस हैं लेकिन उनका नेट चार्ज 0 हो जाता है। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, है ना? तो यहां पर मैं देखता हूं नो चार्ज, और मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, बात क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए, ये दोनों हो गया भाई पार्ट। बहुत अच्छा सवाल था, मेरे को अच्छा लगा ये। हमारे पहले दो सवाल से थोड़ा सा एक अपग्रेड था। अब ये जो सवाल है हमारा एग्जाम्पल सवाल है। मुझे तो एक बात एनसीईआरटी की बिल्कुल समझ नहीं आती यार, कि एग्जाम्पल के सवाल एक्सरसाइज के सवाल से भी ज्यादा डिफिकल्ट। समझ ही नहीं आता मेरे को कभी एनसीईआरटी का ये चीज। मतलब मुझे एग्जाम्पल के सवाल से ज्यादा डर लगता है एज कंपेयर टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। बच्चों को भी ये लगता होगा, मेरे ख्याल से आपको भी लगता होगा ना। मतलब होना ये चाहिए कि भाई आपने पढ़ाया एनसीईआरटी में, कुछ तो लिखाया, उसके बाद फिर आपने एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा मोटा अच्छा एग्जाम्पल सॉल्व किया, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद एक्सरसाइज सवाल में धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक आप लेके गए सवालों को, तो ऐसे बच्चा डेवलप होता है। आपने इस टॉपिक करवाया और एग्जाम्पल में दे सवाल, अरे मरी जाओ बच्चा यहाँ पर। एक्सरसाइज के सवाल को देखना भी नहीं फिर, क्योंकि एग्जाम्पल इतना हार्ड है तो फिर वो कितना हार्ड होगा। ऐसी मेंटालिटी बन जाती है हमारी। तो एक बात तो यार एनसीईआरटी को बदलना पड़ेगा यार, मतलब सच कह रहा हूं मैं। क्या कहता हूं, मैं किताब लिख दूं, जो चाहते हैं अभिषेक सर किताब लिख दे बढ़िया एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में, बेसिक से एडवांस सवालों के साथ, एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ, बता दो भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल है वैसे। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.24 आर Ex इज इक्वल टू अल्फा x 1/2। अब इस वर्ड का मतलब क्या है देखते सर, समझ में डर लगता है ना। इसमें भाई बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा रहा है इन दी एक्स डायरेक्शन, इसलिए Ex बोला। और देख लो ग्राफ भी बनाया हुआ है, तो ऑफकोर्स बात है कि भाई वो कुछ ना कुछ ग्राफ की बात कर रहा है। तो कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू अल्फा x टू दी पावर 1/2। क्या है भाई ये? अल्फा x टू दी पावर 1/2 इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? ओके, अब
ये x क्या है? x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेसेस, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। जैसे कि हमारा जो ये वाला सरफेस है वो सरफेस आपके ओरिजिन से कितना दूर है? a डिस्टेंस दूर है, ठीक है। आपके कितने डिस्टेंस दूर है? a डिस्टेंस दूर है। और उसके बाद आप देख सकते हो ये डिस्टेंस यहाँ पे भी है ना, और उसके बाद ये जो आपका डिस्टेंस है वो तो a ही है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a। तो आप देखोगे आपका ये वाला सरफेस a डिस्टेंस दूर है और आपका ये वाला सरफेस a प्लस a डिस्टेंस दूर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी y एंड दी z डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। y और z डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, थैंक गॉड, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वरना तो भाई क्या करना पड़ता। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू भी दे दी है। अल्फा की क्या वैल्यू दे रहे हैं? अल्फा बोला जा रहा है कि आपका 800 है ना, 800 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर टू दी पावर 1/2। ओए 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 ओए, मेरे ख्याल से ये मीटर टू दी पावर 1/2 ऊपर है, ऊपर होना चाहिए प्रोबेबली, ठीक है, ऊपर ही होना चाहिए मेरे ख्याल से ना। न्यूटन पर कूलम m टू दी पावर 1/2 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ ठीक है, और बताओ। नहीं 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 नहीं, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, m पर 1/2 नीचे जाएगा, m पर 1/2 नीचे जाएगा यार, क्योंकि यहां से देख लो ना, अगर x पर 1/2 नीचे जाता है तभी तो न्यूटन पर कूलम m पर 1/2 आएगा। हाँ ठीक है, नीचे है, ऊपर नहीं, नीचे, बराबर। आगे, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब के अक्रॉस फ्लक्स निकालनी है। ये तो बात क्लियर होगी भाई, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, y यानी कि ये ऊपर वाला बॉक्स और ये नीचे वाले बॉक्स में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगी, क्योंकि y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। फील्ड नहीं है तो फ्लक्स कहां से आएगी, ठीक है। और z डायरेक्शन, ये आपका z डायरेक्शन यानी कि सामने वाले स्क्वायर में और पीछे वाले स्क्वायर में कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है। तो आपका जो ये वाला बॉक्स है जो ब्लू कलर का है और ये वाला जो बॉक्स है ब्लू कलर का है, बॉक्स का ये दो पार्ट में x डायरेक्शन में जो सरफेस है, जो एरिया है, जो साइड है, सिर्फ उन्हीं में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो उन्हीं के अक्रॉस हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। बात खत्म हो गई, बहुत सिंपल, ठीक है। और उसके बाद द चार्ज विद इन द क्यूब, उसके बाद निकालना है कि भाई आपके क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, ठीक है। अज्यूम दैट a इज इक्वल टू 0.1, आपको a की वैल्यू भी दे दी गई है 0.1 मीटर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो निकालते हैं फिर। तो हमारा जो पहला वाला सरफेस है उसके लिए निकाल दे। तो इस वाले सरफेस में देखो ऑलरेडी डायग्राम में उन्होंने जो बोला हुआ है वो L बोला हुआ है, कि इसको मैंने लेफ्ट बोल दिया, इसको मैंने राइट। R देखो, R लिखा हुआ है यहाँ पर ना, यूनिट वेक्टर्स में L और R लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम भी काम करेंगे, वहां पर n वेक्टर को उन्होंने n कैप डाला हुआ है, यूनिट वेक्टर बता रहा है कि ये लेफ्ट की तरफ है, वो राइट की तरफ है ना भाई। एक क्लोज सरफेस में हम हमेशा एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ, आउटवर्ड तरफ लेते हैं, तो इसी वजह से इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है। तो इस डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन उस तरफ है और इस तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई साहब। तो हमारा यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पहले ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कलर बदलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेफ्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेफ्ट की तरफ कितनी होगी भाई? अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 800 और x पावर 1/2, ठीक है, x पावर 1/2। अब यहां पर 800 और x पावर 1/2 में x कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन? a, तो ये क्या हो जाएगा? a पावर 1/2, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पे रोकते हैं, कुछ और नहीं हमें करने के लिए यहां पर, बराबर, ठीक है। अब वैसे अगर मुझे अल्फा इन दी राइट डायरेक्शन करनी है, अगर मुझे अल्फा इन दी राइट डायरेक्शन करनी है तो क्या होगा? सेम, अल्फा कितना ही भाई, फाई आपकी राइट हैंड में 800 है और x पर 1/2, यहां पर x कितनी है? a प्लस a हो जाएगा, डिस्टेंस x कितनी है? a प्लस a, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a टू दी पावर 1/2। अब मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? φ1 प्लस φ2, ठीक है, कर दो भाई साहब। और यहां पर तो मेरे ख्याल से हमने माइनस लिया भी नहीं, इसको माइनस लेना पड़ेगा ना, माइनस लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाँ, अरे एक और चीज छूट गई भाई साहब, एक और चीज छूट गई गाइस, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अरे बबुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। तो यहां पर भाई ये जो हमने वैल्यू लिखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनटू एरिया कौन करेगा? इनटू ए भी करना होगा, इनटू ए, है ना, यहां पर भी इनटू ए आएगा। ऐसे कैसे आगे बढ़ जाते हो लोग, है ना, मेरी तरह कैसे आगे लोग बढ़ जाते हैं, बट ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यहां पर ये वाला पार्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, ठीक है, खत्म।
अब फाइव वन प्लस फाइव टू करना है हमें। अब फाइव वन कितनी है, फाइव वन यानी कि 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट है ना, 5 वन 5 टू के बदले 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट करते हैं। तो 5 राइट की मेरी वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू ले देता हूं। सो 800 2a टू दी पावर 1/2 इंटू a माइनस 800 a टू दी पावर 1/2 इंटू a। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई हमारा जो 800 है और a है, 800 और एरिया वाला जो a है वो कॉमन है, तो बाहर आ जाएगा 800 इंटू a और ये आपकी वैल्यू हो गई अंदर 2a टू दी पावर 1/2 माइनस a टू दी पावर 1/2, ये ब्रैकेट के अंदर हो गई। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे a की वैल्यू दी गई है कितनी भाई, a की वैल्यू दी गई है 0.1 मीटर दी हुई है आपको, तो उसकी वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, देखते हैं क्या आता है। तो 800 इंटू a 2a यानी कि a की वैल्यू कितनी है 0.1, 0.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.2 है ना, है ना। a कितनी है 0.1, 0.1 इंटू 2 कितना हो गया 0.2, तो 0.2 टू द पावर 1/2 माइनस a कितनी है 0.1 अगेन माइनस 0.2 टू द पावर 1/2। सही है, डन 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 डन। ओके, अब सर यहां पर ये a क्या है यार, ये एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये एरिया है ना, किसका एरिया है भाई, इस सरफेस का एरिया है और इस सरफेस का एरिया है, और ये क्या, ये तो क्यूब है ना, ये क्यूब ही है ना भाई, हाँ ये क्यूब है। तो क्यूब का एक सरफेस स्क्वायर होता है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होती है ए स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए, यानी कि बेसिकली 0.1 का स्क्वायर विच इज 0.01। ठीक है, तो डाल दो यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी 800 इंटू 0.01, 0.2 का 1/2 क्या होता है रूट 0.2 माइनस रूट 0.1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 800 इंटू 0.01, ये हो जाएगा 8 इंटू रूट 0.2 माइनस 0.1 रूट, तो जो आपकी वैल्यू आएगी इसके कैलकुलेशन के बाद वो आपकी वैल्यू हो जाएगी आपके फाइनल आंसर की। ठीक है, तो रूट 0.2 माइनस रूट 0.1 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी है, देख लेना कैसे करते हैं इसको, मतलब कैलकुलेट कर लेना, जो वैल्यू आपकी आती है वो वैल्यू आपकी आ जाएगी। डन, तो ये आपका प्रोसेस हो गया। ओके, तो इसमें अभी हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि भाई सवाल को ध्यान से पढ़ें, क्लियरली बोला गया है कि भाई वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, तो ऊपर के दोनों स्क्वायर्स और जो सामने पीछे के दोनों स्क्वायर्स हैं उनमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकल रही, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। फिर बताया जा रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में आपका ये वाला स्क्वायर आता है और ये वाला स्क्वायर आता है। अब ये वाला जो स्क्वायर है हमारे क्या कहते हैं ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, और हमारा ये वाला जो स्क्वायर है वो हमारे ओरिजिन से a प्लस a के डिस्टेंस पर है। ठीक है, ओके, तो हमने लगाया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड सवाल में दी गई है अल्फा x टू द पावर 1/2, अल्फा x टू द पावर 1/2, तो हमने यहां पर लिख दिया अल्फा की वैल्यू दी गई है 800, और ये लेफ्ट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इस तरफ में, तो मैंने उसको माइनस से ले लिया, उस तरफ जा रही है तो हमने उसको प्लस से ले लिया, तो यहां पर मैंने माइनस डाला, माइनस 800 जो आपकी अल्फा की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है a टू द पावर 1/2 इंटू a बराबर, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए आ गई। राइट हैंड साइड के लिए और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन 800 अल्फा है और आपका जो x की वैल्यू है 2a है टू द पावर 1/2 इंटू a। फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दोनों को आप ऐड कर दो, तो मैंने ऐड किया, ये आपका पहला हो गया 5 राइट माइनस 5 लेफ्ट। ठीक है, फिर हमें दिखता है कि 800 और a दो है, दोनों केसेस में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, 2a टू द पावर 1/2 माइनस a टू द पावर 1/2 ब्रैकेट में आ गई। अब a की वैल्यू दी गई है भाई आपके क्वेश्चन में, दैट इज 0.1, तो a की वैल्यू हमने डाल दी, 0.1 इंटू 2 0.2 होता है और 0.1 वहां पे 0.1 हो गया। अब ये a क्या है, ये दिस एरिया इज द एरिया ऑफ द सरफेस, तो एरिया की वैल्यू हमने a स्क्वायर निकाली क्योंकि स्क्वायर है वो, तो 0.1 का स्क्वायर हो गया 0.01, आपके सामने आ जाएगी। फिर 800 इंटू 0.01 8 हो गया, ब्रैकेट के अंदर रूट 0.2 माइनस 0.1, जो वैल्यू आपकी आ रही है मुझे चैट में स्पैम करते रहना, कमेंट से बता देना। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया जो वैल्यू आपकी आएगी, परफेक्ट, ओके। तो ऐसे हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अब चलते हमारे नेक्स्ट एनसीईआरटी के सवाल पर। ये वाला भी हमारा एग्जाम्पल का सवाल है और है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग, मतलब पिछले सवाल से एक और लेवल ऊपर होगा क्योंकि यहाँ पर हमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। देखते कि यहाँ पर क्या सवाल पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, तो यानी कि भाई बेसिक सी बात हमारी यही होगी ना कि हमें एक ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा सर। तो चलो यहाँ पर एक ग्राफ प्यारा सा बनाते हैं और देखते हैं कि भाई पूछ क्या रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है,
यहां पर बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स, है ना, बोला जा रहा है। तो यानी कि आपका इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे दिया गया है, इट इज गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 200 I न्यूटन पर कूलम for x greater than 0 यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन, and E is equal to -200 for the negative x डायरेक्शन, है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो मेरी वैल्यू आ रही है 200 न्यूटन पर कूलम, और अगर मैं इस तरफ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मुझे दिखाया जा रहा है -200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा, यहां तक बराबर समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और यहां पर मैं बना देता हूं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना, बराबर, ओके। अब क्या है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन and its axis along the x axis so that one face is at x is equal to +10 centimeter, ठीक है, and the other is at x is equal to -10 centimeter। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि भाई यहां पर ना हमने एक ऐसा सिलेंडर रख दिया है जिसकी जो सेंटर है वो आपके ओरिजिन से हूबहू मैच कर रही है। मान लीजिए वो सेंटर O है, ठीक है। तो ये जो टोटल लेंथ है आपका सिलेंडर का वो 20 सेंटीमीटर है। तो अगर सेंटर पे मैंने रख दिया तो यहां से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर होगा, और यहां से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर होगा, बराबर, ठीक है। और बताया जा रहा है कि भाई यहां पर जो रेडियस है इस सिलेंडर का 5 सेंटीमीटर का, कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। अब पहला, What is the net outward flux through each flat surface? ठीक है, आपको अब बताना है net outward flux through each flat surface। अब मुद्दा यहां पर है कि क्या आप बता सकते हो कि भाई फ्लैट सरफेस कौन सा है? यहां पर ये आपका कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, ये एक कर्व्ड सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस दोनों एंड्स होते हैं ना। तो यानी कि ये वाला पार्ट का और ये वाला पार्ट का आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इसको मान लीजिए हम बोल देते कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाता हूं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरी फॉर्मूला आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, फाई L इज इक्वल टू E वेक्टर A वेक्टर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मैं यहां पर इस तरफ, अगर मैं इस पूरे सरफेस का परपेंडिकुलर अगर मैं एरिया वेक्टर निकालता हूं तो वो इस ऐसे आता है, AL वेक्टर, है ना। तो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, और ये कौन से डायरेक्शन में है? ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहां पर मेरा जो एरिया वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। वैसे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी नेगेटिव ही है, -200 न्यूटन कूलम। तो मेरा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है बेटा? नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लेफ्ट की तरफ? 200 है, और मेरे एरिया कितना है भाई? एरिया ऑफ ए सर्कल है ना, तो एरिया ऑफ ए सर्कल मतलब πr² हो गया। क्या हो गया? πr²। तो यहां पर 200 और पाई की वैल्यू 3.14 ले लेंगे, इनटू रेडियस आपका है 5 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करेंगे उसे हम मीटर में, तो 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, यानी कि 0.05 आपका हो जाता है मीटर में स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो सबसे पहले क्या वैल्यू हो जाएगी? 200 इंटू 3.14 इंटू 25 हो जाएगा, और 20 तो 0.0025 हो जाएगी। 3.14 इंटू 200 अगर मैं करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, और ये 20 और ये डेसिमल निकल गया, इंटू 0.0025। तो बेसिकली मेरे पास अभी आ चुकी है 628 इंटू 25 में करता हूँ, तो 628 इंटू 25 अगर मैं करूंगा तो 8 5 40, 4 कैरी, 5 2 10, 14 1 1 6 5 30 31 0, 8 2 16, 1 कैरी 2 4 5, 6 2 12। ठीक है, तो 0 ये 10 और ये 1, तो ये हो गया 7, 3 ये 5 और 1, तो 15700 और 4 0, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पर आपका फाई लेफ्ट की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस वाले सर्कल से निकल रहा है वो आपकी आ चुकी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1.57।
और वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स टुवर्ड्स द राइट निकालूं तो क्या आएगी, सेम फॉर्मूला, ई वेक्टर टुवर्ड्स द राइट, ए वेक्टर टुवर्ड्स द राइट। तो अगर हम यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ई वेक्टर टुवर्ड्स द राइट कितनी है भाई, 200, सेम वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है। और एरिया वेक्टर टुवर्ड्स द राइट वो तो पॉजिटिव हो गई, क्योंकि यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर आपका, है ना। एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है हमेशा क्लोज सरफेस के, तो इस तरफ होगा। तो भाई आपका जो एरिया होगा यहाँ पर दोबारा पाई आर स्क्वायर होगा, और आर क्या है 0.05 का होल स्क्वायर। तो देखो ये पूरे की पूरी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है यहाँ पर, है ना। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका वैल्यू यहाँ पर भी आपको 1.57 ही आएगी पॉजिटिव वैल्यू की, 1.57 ही आएगी पॉजिटिव वैल्यू की। तो ये आपका हो गया लेफ्ट का और राइट का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द राइट हैंड सर्कल। तो आपकी वैल्यू 1.57 प्लस 1.57 बन जाएगी, तो वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1.57 प्लस 1.57, 157 प्लस 157, 3.14। बेसिकली वही बात यहाँ पर आ जाती है, 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका वैल्यू बन जाता है फ्रॉम बोथ दी साइड्स। तो ये ए वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बी वाला पार्ट क्या है, What is the flux through the side of the cylinder? मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, अगर तो दिमाग लगा के सोचोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको मैं एक नए पेज पे करता हूं, इसको ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। अभी जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का जो साइड है, सिलेंडर का जो ये वाला जो साइड है ना, वो ऐसे घुमा हुआ है। तो अगर उसमें एरिया वेक्टर निकालता हूं तो एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे ऐसे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर 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 ऐसे बाहर आ रहा होगा, है ना, परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा आपका एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर और एरिया वेक्टर ऐसे है और दोनों के बीच में 90 डिग्रीज है। तो आप जानते हो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा, है ना। यहां पर थीटा कितनी बन जाएगी, थीटा यहां पर 90 डिग्री बन जाएगी, और थीटा जैसे 90 डिग्री बन जाती है कॉस 90 आपका 0 हो जाता है। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा आपके कर्व्ड सरफेस पे, है ना, है कि नहीं। तो आपका कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पे हर पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर 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 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, तो हर एक पॉइंट 90 डिग्री बनाते हुए निकलेगी, करेक्ट है। तो इस वजह से आपके बी वाले पार्ट में, आपका जो बी वाला पार्ट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा फ्रॉम दी साइड्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये बेसिक्स हैं, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले सेशन में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ठीक है। अब नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना हुआ भाई, नेट आउटवर्ड फ्लक्स उतना ही हुआ ना कि भाई दोनों साइड से जो आपका फ्लक्स निकल रहा था सिर्फ वही है। तो इन द सी पार्ट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स विल बी सेम एज 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही होगा क्योंकि ये कर्व्ड साइड में तो 0 हो गया और बाकी दोनों साइड्स में 3.14 निकला तो 3.14 रहेगा, ठीक है। अब आखिरी क्या हो गया, आखिरी क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब आपको आखिरी में नेट चार्ज निकालना है, तो नेट चार्ज निकालते हैं। क्या फॉर्मूला हमारे पास गॉस लॉ का, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्यू नेट कितनी होगी, क्यू नेट इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाल दिया 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाती है भाई 8.854 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो बस आपको 8854 को 314 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने वो बराबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर भाई चांदी चांदी, नहीं तो फिर बहुत मजे आएंगे, ठीक है। तो 4 4 16 1 5 21 2 8 4 32 34 3 8 4 32 35 0 4 5 8 8 0 0 4 3 12 1 5 3 15 1 16 1 8 3 24 24 1 25 2 कैरी 8 3 24 24 2 24 2 भाई 26, ठीक है। तो 6 और ये 5 5 2 7 7 और 4 11 1 13 12 13 14 20 8 3 11 11 2 13 13 प्लस 5 18 1 कैरी 7 2 2 7 8 0 1 5 6 होता है। ये जो आखिरी मल्टीप्लिकेशन किया ना मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 3 12 1 कैरी 5 3 15 1 16 1 कैरी 8 3 24 1 25 2 कैरी 8 3 24 2 26 के बराबर है। तो 6 और ये 5 और ये 9 11 1 6 8 14 14 20 2 5 13 18 1 7 और 2, ठीक है। तो बराबर वैल्यू आ गई हमारी। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाती है 2780156
2780156 इंटू 10⁻12, लेकिन यहाँ पर 2 डेसिमल और 2 डेसिमल, तो 1 2 3 4 2780156 हो जाएगा, या तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2.78, है ना, 2.78 इंटू 10⁻10 मैं लिख सकता हूँ मेरा कूलम्स। ठीक है, वैल्यू होगी मेरी बराबर, सॉर्टेड है। चलो परफेक्ट बेटा, तो ये हो गया हमारा ये सवाल, मेरे ख्याल से एकदम कंप्लीट कर दिया हमने सारे के सारे पार्ट्स। और ये समझ लो कि ये बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई क्लास 7 के लिए, क्योंकि इसमें सारी चीजें पूछ ली हैं। साइड्स में क्या होता है, दोनों बाकी सर्कल्स में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज, सब कुछ पूछ लिया, तो काफी अच्छा सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, यानी कि द मोस्ट वियर्डेस्ट क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम गॉसियन सरफेस। और अगर आप इसको कर लोगे तो नीट में कोई भी सवाल कर लोगे। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और जाने से पहले मैं आपको एक सवाल देकर जाऊंगा नीट का ही, नीट का एज इन प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल देकर जाऊंगा, जिसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल है, देखो इसे ध्यान से। ठीक है, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज a distance 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले समझो क्या पूछा गया। एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, स्क्वायर, उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, और इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से देखो, और इंटरेस्टिंग होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? ठीक है सर, निकालते हैं, है ना, क्या वैल्यू है आपकी, आपकी फॉर्मूला क्या होती है, आपकी फॉर्मूला 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाल दो सर, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, डाल दो आप वैल्यू। नहीं डाल सकते ना यहां पर, द प्रॉब्लम इज कि आप Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की फॉर्मूला पे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। कौन बताएगा कि भाई क्यों नहीं कर सकते? यहां पर सोचे, दिमाग लगाइए, क्यों नहीं कर सकते आप यहां पर गॉस लॉ का इस्तेमाल? इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक 3D सरफेस नहीं है। दिस इज नॉट अ क्लोज सरफेस, इट्स अ स्क्वायर। स्क्वायर इज अ 2D सरफेस, इट्स एन ओपन सरफेस, ये क्लोज सरफेस नहीं है। और आपका गॉस लॉ इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज सरफेस। लिमिटेशन ऑफ गॉस लॉ याद है, क्लोज सरफेस वेयर द चार्ज इज एनक्लोज्ड इनसाइड इट, उसी का इस्तेमाल वहां पर हम गॉस लॉ कर सकते हैं। यहां तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहां पर हम करें क्या, यहां पर हम बनाएंगे हमारा गॉसियन सरफेस। यहां पर हम क्या करेंगे, क्या आवाज आ रही है भाई, सॉरी बेटा अलार्म बज रहा था। हाँ, तो यहां पर हम कोशिश करेंगे गॉसियन सरफेस बनाने की। अब इमेजिन करिए कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इसको तो मैं मिटा देता हूं, आप बस ध्यान से यहां पर देखो कि क्या अमेजिंग सी चीज होने वाली है। इस कलर को मैं थोड़ा सा लाइट करना चाहता हूं यार, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, बहुत अमेजिंग चीज होने वाली है। मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर को ऐसे रखकर एक इमेजिनरी क्यूब बनाऊंगा। ठीक है, ये स्क्वायर है, मान लो ये मेरा क्यूब का बेस है, तो इसके ऊपर मैंने एक इमेजिनरी क्यूब खड़ा कर दिया। देखो, देख रहे हो, मैंने यहां पर एक इमेजिनरी क्यूब बना दिया, ये बन गई मेरी गॉसियन सरफेस। अब इस इमेजिनरी क्यूब के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर मेरा चार्ज है। क्या मैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हो, निकालते हैं, चलो आओ, है ना, बात समझ में आई। तो अभी मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गॉस लॉ इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट है, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट कितनी है भाई, क्यू नेट मेरी 10 माइक्रोकूलम है, सो 10 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, दिमाग लगाऊंगा, डिवाइड बाई करूंगा, एप्सिलॉन नॉट कितनी मेरी 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, फिर वही बात, 10⁻12 ऊपर जाएगी तो बन जाएगी 10⁻6, है ना, 10⁻6 बन जाएगी, -12 और -6 कट गया, -6 बचा, ऊपर गया तो 10⁻6 बच गया। 10 डिवाइड बाई 8.854, यानी कि मैंने 3 जीरो दे दिए यहाँ पर, तो 1 2 3 जीरो दे दी और नीचे मैंने लिख दिया 8854, जैसे हमने कुछ देर पहले किया था दूसरे सवाल में, है ना। तो 10,000 बटे 8,854 निकालते, डिवाइड करो भाई, सिंपल। अब क्या बच गया, डिवाइड करना बच गया। डिवाइड करने के लिए नया पेज ले लेके, चलो ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। चलो आ जाओ भाई, क्या आएगा, 10,000 8854 एक बार जाएगा सर, एक बार में जाएगा। ठीक है,
बचेगा क्या, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1 और 9 माइनस 8 1। ठीक है, फिर एक और जीरो लगाओ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक और जीरो लगाना पड़ेगा, तो जीरो लगाना है तो फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो जीरो लगाया आपने और फिर एक और बार जाएगा तो कितना आएगा 8 8 5 4, अगेन 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 5 0, 14 माइनस 8 6, फिर आपका हो जाएगा 10 माइनस 8 2, 2 6 0 6 हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर आप एक और जीरो लगा सकते हो, कितनी बार जाएगा सर 8 8 5 4 मेरे ख्याल से 3 बार जा सकता है। 8 3 2400 होता है, तो फिर 2400 के प्लस 2400 अगर मैं करता हूं तो नहीं, ये 2 बार ही जाएगा, 1.12 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई मेरी वैल्यू है 1.12 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, मेरी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ चुकी है। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, सवाल में क्या आपको पूछा है कि भाई गॉसियन सरफेस इस क्यूब के अक्रॉस, ये जो वैल्यू आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस क्यूब के अक्रॉस ना, इस क्यूब के बाहर आपको दिखेगी कि ये सारे सरफेस के बाहर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखेगी और उसका जो टोटल होगा वो टोटल होगा 1.12 into 10⁶। ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ इस स्क्वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए ना, यू जस्ट वांट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ओनली दिस स्क्वायर, आपको सिर्फ ये स्क्वायर के अक्रॉस जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, 2 आमने सामने पीछे, 2 ऊपर नीचे, 2 दाएं बाएं, मेरे 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, तो मैं इस वैल्यू को 1/6 कर दूंगा ताकि मुझे एक सरफेस के अक्रॉस यानी कि इस एक स्क्वायर के अक्रॉस जो वैल्यू आती है वो वैल्यू मुझे मिल जाए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसी वैल्यू को 1/6 टाइम्स 1.12 इंटू 10⁶ करूंगा और क्या वैल्यू आएगी, समझ गए बात। अच्छा, तो मेरी वैल्यू आई क्या आ जाएगी भाई, डिवाइड करूंगा तो ठीक है, 6 1 जा 6, बचा कितना 5, नहीं 5, हाँ 52, 6 7 जा 6 6 जा 36, 6 6 जा 42, सॉरी 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ठीक है, तो 0.18, 6 8 जा 48, फिर बचा 4, तो 6 6 जा 36, ठीक है, तो इंटू 10⁶ यहां पर वैल्यू आ गई। आप चाहे तो इसको 1.86 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये आपके एग्जामिनेशन में एक स्क्वायर हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक सर्कल हो सकता है, जिसका हम सिलेंडर बना सकते हैं। बात समझ रहे हो। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि गॉसियन सरफेस कभी भी, मतलब आपको दिमाग में गॉस लॉ कभी भी 2D सरफेस के लिए काम नहीं आता, नहीं लगा सकते आप। तो आप उस 2D सरफेस के केस में एक गॉसियन सरफेस बनाकर फिर वहां पर नॉर्मल फ्लो करते हुए जिस पार्ट का आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए उस पार्ट के हिसाब से वैल्यू को डिवाइड कर देना। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इस एग्जांपल का जवाब देना मेरे को, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मान लो थोड़ा सा कॉमन सवाल भी है, ये होमवर्क सवाल है, इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सब लोग स्पैम करेंगे। मान लीजिए कि भाई आपके पास जो है आधा सिलेंडर है, क्या है भाई, आधा सिलेंडर है और ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, पूरा क्लोज सरफेस है, आधा सिलेंडर है और आधे सिलेंडर के सेंटर पे आपका मान लीजिए 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। आपको मुझे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। आधा सिलेंडर ना, सिलेंडर के यहां पर रखा हुआ है, ऊपर सिलेंडर के ऊपर यहां पर रखा हुआ है आपका चार्ज, और मान लो कि भाई हाँ ये इसका जो रेडियस है वो जो डायमीटर है 10 सेंटीमीटर का है और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का मान लीजिए। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि इस सिनेरियो में टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ओनली हाफ ऑफ द सिलेंडर का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आधे सिलेंडर का, ये वैल्यू मुझे आपको ढूंढकर बतानी है। ठीक है बेटा, ये आपका सवाल है आज का, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में स्पैम हो जाना चाहिए। देखते हैं कि आपने कितने अच्छे से समझा हुआ है आपका गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई रियली होप कि आपको गॉस लॉ कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मैंने आज बहुत मेहनत करने के बाद ये एकदम डिटेल वीडियो बनाई है और सारा सवाल हमने कर लिया है। नीट में जो अभी आपने सवाल देखा था वैसे सवाल आते हैं, उसके अलावा कोई और सवाल नहीं आता। इनफैक्ट इतने भारी भारी सवाल आते भी नहीं है। इसका जो हमारा नेक्स्ट सवाल होगा गॉस लॉ का सेशन होगा, गॉस लॉ का वही होगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जो अगेन एक स्टेप ऊपर है और उससे भी रिलेटेड आपके सीबीएसई क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं
और साथ ही साथ नीट नीट में भी बहुत सवाल आते हैं, तो उनको भी आज हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैंने जैसे बोला था 60% बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, क्या कर रहे हो बेटा, सब्सक्राइब करो अभी के अभी, क्योंकि अगला सेशन में देखोगे कैसे। हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे तत्व किताब और नीट पीरियड की किताब डिस्क्रिप्शन में, सब में ऑफर लगा हुआ है, जाओ अभी के अभी खरीद डालो, और इन पूरे सेशन का नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पीस।